क्या बोलती है? अभी उसी में कर रही है। माथा ठीक हुआ कि नहीं उसका? करने दीजिए, करने दीजिए। अनिल जी, आप बताइए कि ओली सरकार ने क्या क्या गलती की। अच्छा, आप हमको फंसाने वाला बात कर रहे हैं। ओली सरकार ने सीधा पूछ रहे हैं क्या क्या गलती की, तो हमको तो गलती ही बताना पड़ेगा। ये तो आप एक पत्रकार हो के सीधे सीधे फंसाने का काम कर रहे हैं। गलती सही का बात नहीं करते हैं। अब बात ये है कि ओली सरकार 9-10 महीना में आने से हम लोग का सबसे पहला तो भारत से हम लोग का संबंध बहुत ख़राब हुआ। और नेपाल लैंड लॉक कंट्री नहीं है, नेपाल इज़ इंडिया लॉक कंट्री। ये बात हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। लैंड लॉक होना और इंडिया लॉक होना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि जितना हमारा सीमाना सब चारों तरफ से, एक छोड़ दीजिए नॉर्थ को, और रोटी बेटी तो सब हम लोग बोलते ही हैं। और पहाड़ में बैठ के मधेसी का भावना को अगर आप नहीं समझते हैं और पहाड़ को ही नेपाल समझते हैं, और जो हम लोग का, जैसे हम भी बीरगंज में रहे हुए हैं, हमारी माँ भी समस्तीपुर की है, वहाँ पे हर आदमी इसी सब तरीके से रहता है। कोई का माँ भारत में है, कोई की बेटी बिहार में दी हुई है, रोज़ का आना जाना है। उस चीज़ को जब कोई आदमी नहीं समझेगा और काठमांडू में बैठ के आप एक किस्म से राष्ट्रीयता बोल बोल के डिसीजन लेंगे, तो वो एक नेचुरल रिलेशन को आप मीडिया के हिसाब से या हल्ला के हिसाब से या वो हिसाब से, भाई भाई बहन का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आप ऐसे तोड़ नहीं सकते। तो वो बात एक इतना बड़ा लीडर को समझना चाहिए, जो हमको लगता है कि वो नहीं समझे। और इसके कारण हमारा देश कम से कम, जो भारत अभी तक हम लोग एक नज़र से देखता था कि नेपाल हमारा पड़ोसी है, नेपाल हमारे अच्छे संबंध है, वो भी ख़राब होगा। अब हम अपने आप को भी एक्सपोज कर लिए। हमने एक्सपोज किया पहले आप इंडिया में किसी के पास जाइए तो वो बोलता था कि नेपाल, हम लोग नेपाल और हम भाई भाई हैं, नेपाल हिंदू कंट्री है। अब इंडियन मीडिया में भी इतना सब कुछ आ गया है कि एक एक आदमी, ऑफिसर से लेके, ज़्यादा ख़राब क्या हुआ, नरेंद्र मोदी नाराज़ है, वो ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, वो तो फिर चले जाएंगे। दूसरा है जो एक एक ब्यूरोक्रेट्स, एक एक जनता के जनमानस में जो भारत में आप चाहिए, उनको ये मालूम पड़ गया है कि नेपाली जो है वो एंटी इंडियन है। तो वो बात बहुत ख़राब है। और हम लोग पहले जो हम लोग को स्वागत होता था, और जो हम लोग को एक किस्म से वो नेपाली है बोलने से हमको अपना छोटा भाई समझो या पड़ोसी समझो, एक हिंदू देश समझो, बहुत कारण, एक जो हम लोग को इज्जत मिलता था वो इज्जत भी घट गया। तो एक हमारा सैकड़ों हज़ारों साल का संबंध एक छोटा सा गलती से हम लोग को ये नहीं करना चाहिए। तो क्या और भारतीय जनता का दृष्टिकोण में भी फर्क आया है? अब आप मीडिया में देखिए, एकदम फ़र्क आया। पहले कोई मानने तैयार नहीं था कि हम लोग का विचार जो है भारत से नहीं मिलता है। हम लोग जाते थे, बोलते थे तो मानता नहीं था। अब वो लोग ये मीडिया में इसमें देखने से वो लोग को सब समझ में आ गया दृष्टिकोण। अब मीडिया में, इंडियन मीडिया में भी आ रहा है। अब नेपाल हमको आँख दिखा रहा है, अब ये हो रहा है, तो आखिर में समझ में तो आ ही रहा है ना। जैसे ओली साहब हटे तो उसमें आ रहा है कि उसमें भी इतना बड़ा न्यूज़ पहले कभी नहीं आता था। पहले आता था मन सरकार गिरी, ख़त्म हुई, बात ख़त्म हुआ, नया हुआ। अब ओली जाने के बाद अलग किस्म से इंडिया मीडिया में आ रहा है कि मतलब वो चाइना परस्त थे या अलग थे, वो थे। तो पूरा न्यूज़ कवरेज हो रहा है इनका। पहले आपने सुना नहीं होगा कि इतना न्यूज़ में कभी कवरेज हुआ है। अच्छा, आप एक एकेडमिशियन भी हैं, आप डीएवी जैसे संस्था चला रहे हैं। आप बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार होना चाहिए नेपाल में, और क्या क्या ज़रूरी है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार का ज़रूरत है। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा सुधार का ज़रूरत है। अभी एक तो सबसे बड़ा जो राज्य और निजी, जो ये दोनों के बीच का जो द्वंद्व है, राज्य निजी क्षेत्र को समझता है ये लोग लुटेरा है। और फीस नहीं बोलते, हमारे नेपाल में फीस को बोला जाता है ढांड सेकने गरी फीस। फीस का शब्द ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि नज़रिया क्या है देखने का। और दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स शिक्षा में नेपाल में है, जबकि सबसे ज़्यादा शिक्षा का शिक्षित हुनु पर्यो, सबसे ज़्यादा शिक्षा का
डिमांड शिक्षा के लिए, बर्थ राइट और ह्यूमन राइट सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, और सबसे ज़्यादा नहीं पढ़ाने देने के लिए भी सारे कानून भी हमारे यहाँ हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हिसाब से यहाँ पे सरकारी नीति रही है, और हम कमज़ोर हैं, इसलिए कंसल्टेंसी, और आप रोज़ आप देख सकते हैं कि रेडिसन में, अन्नपूर्णा में डेली भारत के लोग यहाँ पे आके एग्जीबिशन लगाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि यहाँ का शिक्षा में प्रॉब्लम है, और ये नेपाल में यहाँ के विद्यार्थी यहाँ पे खुश नहीं है यहाँ की पढ़ाई से। ये बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है। यहाँ का कम से कम 70,000 विद्यार्थी हर एक साल देश छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ एक इंडिकेटर है, इतना मेला लगना, इतना कंसल्टेंसी का दुकान चलना, इतना अखबारों में आप देखेंगे आधा अखबार खाली कंसल्टेंसी का प्रचार से है। तो ये एक बहुत बड़ा एक बिजनेस के रूप में फैल रहा है कि नेपाल के बच्चे भारत या और विदेश में जाने के लिए, तो आप ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे, अमेरिका का देखेंगे, विदेशों का देखेंगे, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, स्टडी इन न्यूजीलैंड, स्टडी इन यूएसए। इतना प्रचार किसी भी देश में, दूसरे देश का प्रचार हमको नहीं लगता होगा। इसलिए आप ये इंडिकेटर है कि हमारे यहाँ खामियां हैं और सुधार की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर जैसे भारत के सहयोग से बहुत सारे स्कूल बन रहे हैं, बहुत सारे स्कूल में उनका योगदान हो रहा है, तो क्या कारण है कि उसका स्टूडेंट जो निकलता है वो भारत विरोधी भावना से ग्रसित रहता है? ऐसा है, आप तो यहाँ पे नेपाल में भारत सहयोग से पढ़ रहा है, वो तो नेपाल में पढ़ रहा है। जो भारत में जाके पढ़ता है वो भी कहाँ भारत के पक्ष में बात करता है। 20 साल, 25 साल, 30 साल ज़िंदगी डॉक्टर इंजीनियर पढ़ता है, उससे तो हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो भारत विरोधी बात नहीं करेगा, वो भी करता है। तो हमारा जो एक, जब तक ऊपर का जो हेड है उसका दिमाग चेंज नहीं होगा। अब राजा महेंद्र ने एक नीति लगाया, वो नीति को आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। डेमोक्रेसी आ गया, प्रजातंत्र आ गया। अब ये भारत विरोधी नहीं है। ये एक्चुअल में आप देखेंगे भारत का विरोध क्यों हुआ, दोनों एक दूसरे का पूरक है। भारत विरोध हुआ तो मधेश का विरोध हुआ, मधेश का विरोध हुआ तो भारत का विरोध हुआ, दोनों एक ही है। अगर जिस दिन आप भारत को अपना मानेंगे उस दिन मधेश को भी अपना मानेंगे, जिस दिन मधेश को अपना मानेंगे उस दिन भारत को भी अपना मानेंगे। ये आप मिला लीजिए कहीं भी। जैसे अगर हम पाकिस्तान को कुछ बोलते हैं तो हमारा एक वर्ग है हिंदुस्तान में जिसको वो मुसलमान को अच्छा नहीं लगता है, और मुसलमान को कुछ बोलते हैं तो पाकिस्तान को, तो ये एक सिनोनिम्स बन जाता है ऐसा। आप मधेसी को कुछ बोल रहे हैं मतलब यहाँ, मतलब आप भारत को कुछ बोल रहे हैं, भारत को कुछ बोल रहे हैं मतलब मधेश को बोल रहे हैं। तो जिस दिन आप मधेश का इज्जत करेंगे तो उस दिन भारत का इज्जत अपने आप हो जाएगा, जिस दिन भारत को आप इज्जत करेंगे उस दिन मधेश का इज्जत। और ये सारा समस्या का जड़ भी वही है। तो अब तो सरकार बदल रही है, प्रचंड जी आने वाले हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि भारत नेपाल संबंध में अच्छा सुधार होगा? लग रहा है कि प्रचंड जी जो पहले बार आए थे उन्होंने भी, जो अभी ओली सरकार ने किया, पीछे ज्ञानेंद्र सरकार ने किया, जितनी सरकारें आई, बीपी कोइराला का भी इतिहास रहा, जितनी भी सरकारें आई, वो जब आते हैं तो पहला काम वो क्या करते हैं कि वो मतलब भारत से रिलेशन बनाने की जगह में बिगाड़ लेते हैं। तो प्रचंड को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि हमने भारत से रिलेशन बिगाड़ा था लास्ट टाइम, तो उसका आज तक उनको भुगतान करना पड़ रहा है। तो प्रचंड जी को ये मालूम है कि पड़ोसी से मिल के रहने में ही फ़ायदा है। तो इस बार जो आए हैं तो उनको दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता वाला उदाहरण मैं खुद समझता हूँ ये बात। तो हमको लगता है अब प्रचंड जी बहुत होशियारी से चाइना और भारत दोनों से रिलेशन बैलेंस करके चलेंगे, क्योंकि वो है तो वो कम्युनिस्ट और भारत का भी इम्पोर्टेंस जानते हैं। तो वो ना चाइना को छोड़ेंगे ना भारत को छोड़ेंगे, तो दोनों का संबंध अच्छा होगा। तो हमारे हिसाब से जो मैं समझता हूँ, जैसे व्यापारी एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग कि अब प्रचंड जी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो भारत विरोधी हो या चाइना विरोधी हो, दोनों को मिला के चलेंगे। अब इतनी समझ उनको आ गई है। अब चलिए, प्रचंड जी अब प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी भी शुभकामना है। भारत नेपाल संबंध भी अच्छा होगा। और मधेश को क्या मिलेगा? देखिए, मधेश को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात नहीं है। अगर संविधान में संघीयता का हम इतना एडवोकेसी नहीं करते हैं, अगर संविधान में बराबर सबका हक हो, जो कि अभी नहीं है कि भाई तराई का इतना पार्टी, पहाड़ का इतना सांसद, तो उससे अभी मधेश का सीट कम हो रहा है। अगर संविधान में उतना भी अमेंडमेंट हो जाए, बाद में संघीयता का बात करेंगे,
तो अगर आप हाउस में रिप्रेजेंट करते हैं एज ए मधेसी, तो आप अपना क्षेत्र अभी तक आपका विकास क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि आप मधेश का रिप्रेजेंटेटिव हाउस में नहीं था, नहीं के बराबर था भी तो उसको पावर नहीं मिलता था। तो अब मधेश का रिप्रेजेंटेटिव जब हाउस में होगा तो नेपाल आपका हो गया ना जी। आप जहाँ चाहिए वहाँ पैसा बजट दीजिए। तो पहला काम तो मधेसी को अपना हाउस में हम कैसे टिके, आपस में लड़ाई नहीं लड़के, तो मधेश हाउस में आएंगे तो नेपाल की एकता भी बनी रहेगी, और आपस में लड़ाई नहीं करे तो पहाड़ और मधेश का समझौता ही बनेगा। दोनों का पावर बैलेंस नहीं होने से ये लड़ाई चल रही है। और जिस दिन मधेश का कुछ सांसद पार्लियामेंट में आ गए तो पावर बैलेंस होगा, ये एंटी इंडियन, एंटी मधेसी सब खत्म हो जाएगा।